ट्राई नहीं किए? क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन भेजा हुआ भी है। हाँ, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इकोलॉजी का। अरे बहुत टाइम ले रहा है, ठंडी लग गया इसको भी क्या। हाँ, सो गया है। जितना पढ़ाया बस उतना अप टू डेट रखिएगा, आपका मेडिकल के लिए कवर है बायो। बस आपको अप टू डेट रखना है, उसको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो रिवीजन होते रहेगा। ऐसे क्लास खत्म होगा तो मैं सोच रहा हूँ, नहीं होगा तो रिवीजन कुछ दिन, है ना। अगर आप लोग आइएगा तो फिर रिवीजन करवा देंगे, शुरू का जो शुरू में पढ़ाए थे वो सब। चलिए, पिछले क्लास में मैंने हेडिंग डाल दिया था। हेडिंग था टेरेस्टेरियल बायोम। तो बायोम किसको बोलते हैं? तो लार्ज इकोसिस्टम, या यूँ कहिए कि ढेर सारा इकोसिस्टम को मिला दें तो लार्ज जो एरिया होगा, लार्ज एरिया वही क्या कहलाएगा? बायोम कहलाएगा। तो लार्ज इकोसिस्टम या लार्ज एरिया बोलिए, वो क्या कहलाएगा? बायोम। मैंने ये भी बताया था कि बाउंड्री ऑफ बायोम जो है ये एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड डिसाइड करता है। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है हाइट, समुद्र का जो तल है, समुद्र तल से हाइट कितना है, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और इक्वेटर से डिस्टेंस, ये लेटीट्यूड कहलाता है। हाइट, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस, लेटीट्यूड। एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे ही वहाँ का कहिए कि सारा वेजिटेशन डिसाइड होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे ही वहाँ का मौसम डिसाइड होता है, और उसी मौसम के अकॉर्डिंग कहिए वहाँ वेजिटेशन ग्रो करेगा कि किस तरह का है। तो उसी में एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड के बेसिस पे जो डिसाइड होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायोम। जो लार्ज इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, बायोम। तो आपका एनसीईआरटी जो पुराना वाला था, अभी जो नया वाला है इसको उसमें ये हटा दिया है ये सब। तो बायोम की जो बात करें हम लोग, तो इसमें क्या है कि ग्राफ से हम लोग समझते हैं, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग एनुअल रेनफॉल ले सकते हैं, या नहीं तो टेम्परेचर के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वाई पे हम लोग टेम्परेचर ही ले लेते हैं, आपका एनसीईआरटी टेम्परेचर ही लिया था, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो इस साइड टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात करेंगे, और इस साइड हम लोग एनुअल रेनफॉल की रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितना बारिश हो रहा है एनुअली। तो एनुअल रेनफॉल, कितना बारिश एनुअली हो रहा है, तो इसको इस तरीके से दिखाया हुआ है, मार्क कीजिएगा। तो 0 है, फिर 100 है, फिर इस तरीके से बढ़ाता जाएगा। हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि हैंड से बनाने में ऊपर नीचे घसक जाता है। टेम्परेचर 0 से फिर यहाँ -15 डिग्री है, टेम्परेचर लिख लेते हैं। फिर एक टाइम आएगा कि 0 आएगा, फिर एक टाइम आएगा कि फिर +15 हो जाएगा, फिर और 15-15 करके बढ़ाते जाएंगे हम लोग, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना। और जो बारिश हो रहा है तो 0 से लिए एक तत्काल ले लेते हैं 100, इसी रेशियो में बढ़ेगा आगे। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। तो बायोम को ढेर सारा, कहिए कि ढेर सारा बायोम होता है। जैसे एक बायोम जो आपका एनसीईआरटी लिखा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट बायोम, तो नाम से क्लियर है डेजर्ट है। तो डेजर्ट है तो पानी का अभाव होगा, पानी कम होगा सॉइल में, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो पानी कम, टेम्परेचर ज़्यादा। तो पानी कम तो एनुअल रेनफॉल इधर है, तो पानी कम तो हम लोग को इधर शिफ्ट करना होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा तो इस आसपास के हमको लेकिन लेना होगा। तो इस जगह जो ये बायोम लिया जाएगा, इस तरीके का आपको एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है इस बायोम का, कि टेम्परेचर यहाँ हम लोग ले लेंगे। मान लो ये जो बायोम है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? डेजर्ट बायोम।
डेजर्ट बायोम। तो फिगर से ही आपको पहचानना पड़ेगा, अगर कभी क्वेश्चन भी आया तो फिगर ही डालेगा। तो क्या है कि इधर अगर आए तो पानी कम, ऊपर की ओर जाए तो टेम्परेचर ज़्यादा। तो पानी कम टेम्परेचर ज़्यादा, ये इस कौन सा बायोम होगा? डेजर्ट बायोम। डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत कम, ना के बराबर होता है, बहुत कम वेजिटेशन आपको मिलेगा। लेकिन जैसे डेजर्ट बायोम से थोड़ा सा इधर आए तो बारिश ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर लगभग उतना ही, या यूँ कहिए कि इससे भी ऊपर चला जाएगा, इसलिए कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। वहाँ पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। जैसे इस बायोम की अगर बात करें इस एरिया में, तो ये जो बायोम होगा, इस बायोम का नाम क्या दिया जाएगा? टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, या ग्रासलैंड भी बोलेंगे। ये बायोम जो होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इसलिए कि पानी थोड़ा सा बढ़ गया, तो पानी बढ़ गया तो छोटा छोटा पौधा सब वहाँ पे ग्रो करेगा, तो टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम कहलाएगा। एक बायोम होता है टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा। तो टुंड्रा बायोम में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, बोले तो निगेटिव में रहता है, और कह सकते हैं कि हमेशा बर्फ जमा रहता है। जैसे टेम्परेचर निगेटिव में है और बर्फ जमा रहेगा, तो ये इस तरीके से बायोम में आएगा। तो इधर वाला, तो ये जो बायोम है ये कौन सा बायोम कहलाएगा? तो ये टुंड्रा बायोम। ये जो है ये कैसा कहलाएगा? आर्टिक या अंटार्कटिक पे जो बायोम है, या आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा के नाम से भी जाना जाता है, आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा बायोम। नहीं, तो ये बायोम भी जस्ट लाइक डेजर्ट ही होता है। नहीं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट दो टर्म आता है। एक हॉट डेजर्ट होता है जहां बालू आपको मिलेगा, और कोल्ड डेजर्ट उसको बोलते हैं जहां बर्फ आपको मिलेगा। डेजर्ट उसको हम लोग बोलते हैं जब वेजिटेशन या प्लांट के लिए कहिए कि वाटर अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे सारा क्या है? आइस के फॉर्म में। तो जब आइस के फॉर्म में है तो प्लांट के लिए फिर अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो मेनली जो वाटर लेता है वो लेता है कैपिलरी वाटर। जैसे ये रूट हेयर मान लो, तो सॉइल के बीचों बीच जो कैपिलरी बनता है, यहाँ पे जो वाटर होल्ड होता है, तो ज़्यादातर प्लांट हमारा कैपिलरी वाटर को ही लेता है। कैपिलरी में जो वाटर रहेगा उसी को लेने आसानी से ले पाता है। तो क्या है कि वाटर रहेगा तब तो यहाँ पे क्या है? बर्फ जमा हुआ है। तो बर्फ जमा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? टुंड्रा बायोम बोल देते हैं, आर्टिक या अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बायोम की हम लोग बात करें, एक होता है नॉर्दर्न कॉनिफेरस बायोम। एक बायोम आपको दिखेगा नॉर्दर्न कॉनिफेरस। नॉर्दर्न कॉनिफेरस बायोम का खास बात है कि ये दोनों को ओवरलैप कर जाएगा। इवन एक बायोम और आएगा उसको भी ओवरलैप करता है, ये इस तरीके से रहेगा। ये क्या है? कोनिफेरस बायोम। तो नॉर्दर्न कॉनिफेरस बायोम में क्या हो गया? अगर इसको देखें तो बारिश और बढ़ गया, और टेम्परेचर का ये दो बायोम से क्या है? डाउन है। तो इस तरह का जो बायोम होता है नॉर्दर्न कॉनिफेरस बायोम के नाम से जाना जाता है, टेम्परेचर डाउन। एक इसी में आता है टेम्परेट बायोम, टेम्परेट। तो टेम्परेट बायोम की जो बात करें तो ये दोनों को ओवरलैप कर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आएगा ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे, टेम्परेट बायोम इसको बोलते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, नीचे लिखता हूँ इधर, टेम्परेट बायोम, नहीं टेम्परेट बायोम। तो टेम्परेट बायोम ये हो गया। तो टेम्परेट बायोम देखिए किसको किसको, इधर नॉर्दर्न कॉनिफेरस को भी ओवरलैप कर गया, और इधर भी इसको भी टेम्परेट ग्रासलैंड को भी क्या करता है? ओवरलैप कर जाता है। और फाइनली एक और बायोम आपका दिया हुआ है, तो जरा सा उसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिगर थोड़ा ऊपर आ गया है। है ना? तो यहीं पे एक और बायोम आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या बोल रहा है? ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा। और रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट तो रेन भी ज़्यादा। अगर ये दोनों ज़्यादा है
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की जो बात करें तो वो इसको ओवरलैप करता है और यहाँ लंबा सा इस तरह से होगा। तो ये जो बायोम है ये क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, इस तरीके से। तो ये आपका क्या दिया है? बायोम। तो आपको याद रखना होगा कि कहाँ पे कौन सा बायोम होगा, और इसको याद कैसे रखें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आराम से आपका कवर हो जाएगा। क्या दिमाग लगाना है? जैसे देखो डेजर्ट बायोम बोला, तो डेजर्ट बायोम में याद क्या रखना है कि टेम्परेचर कम और बारिश भी कम, टेम्परेचर कम, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा और बारिश कम। तो जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ग्रासलैंड जहां बोलेगा तो ग्रासलैंड क्या होगा? जब थोड़ा बहुत बारिश होगा तो आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत बारिश हुआ और पानी होने के कारण क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी के कारण वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा जो आपका डेजर्ट वाला है कहीं उससे ऊपर चला जाएगा। ये टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम। गौर से देखिए तो ये दोनों बायोम एक दूसरे को क्या किया है? ओवरलैप भी किया है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बायोम ओवरलैपिंग कैरेक्टर है या नहीं। तो देखिए यहाँ ओवरलैप किया है कि नहीं, तो ये इससे ओवरलैप कर गया, तो बायोम ओवरलैपिंग कैरेक्टर है। तो ये टेम्परेट। उसके बाद क्या है? टेम्परेट एक ग्रासलैंड है और एक को क्या बोले? टेम्परेट ब्रॉड लीफ। यहाँ बायोम की जगह ब्रॉड लीफ लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ब्रॉड लीफ बायोम नहीं। तो ब्रॉड लीफ बायोम की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेट बोला तो टेम्परेचर ज्यादा और चौला लीफ हो गया। तो ग्रासलैंड से ज्यादा चौला लीफ, तो पक्का पानी ज्यादा आया होगा, क्योंकि अगर लीफ चौला है तो स्टोमाटा का नंबर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ स्टोमाटा अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, वाटर लॉस ज्यादा होगा, और वाटर लॉस ज्यादा करके भी अगर वो जिंदा है तो गारंटी है उतना वाटर उसको मिल जा रहा है। तो वाटर तो तभी मिलेगा जब सॉइल में वाटर है। तो देखो टेम्परेचर है लेकिन वाटर बढ़ा दिया हम लोग। ये बायोम भी आसानी से पकड़ में आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट की बात करेगा तो रेन ज्यादा होगा, लेकिन जब भी आपको लिखने देगा या लेवल करवाएगा तो उसमें रेन हटा देगा, क्या बोल देगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो आपको पकड़ना होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किसको बोल रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वाला बायोम देखो, ये भी बायोम क्या है? ओवरलैप किया है, ये भी बायोम यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो बाउंड्री ऑफ बायोम जो है ना, ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है। ये सब क्या है? एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ है। देखो इधर भी ओवरलैप किया हुआ है। तो अगर देखा जाए ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ बायोम जो है तो वो टेम्परेट ग्रासलैंड से भी ओवरलैप किया है, नॉर्दर्न कॉनिफेरस से भी ओवरलैप किया है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ये क्या किया? ओवरलैप किया। उसी तरीके से नॉर्दर्न कॉनिफेरस, तो देखो कॉनिफेरस को पकड़ना बहुत ही आसान है, कोना रहेगा। जब भी फिगर बना के देगा ना, कोना से याद रख लेना कॉनिफेरस, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि कॉनिफेरस बायोम कहाँ पे होगा, है ना। तो कोना से याद कर लेंगे कॉनिफेरस। तो कॉर्नर है, तो यहाँ पे देखो ये भी बायोम क्या है? ओवरलैप किया हुआ है, इधर से भी ओवरलैप किया है और किससे? इससे भी ओवरलैप किया है। तो बायोम में ये जो है शेडेड एरिया जो दिख रहा है ये ओवरलैप दिख रहा है। तो बायोम कैसा कैरेक्टर होता है? तो ओवरलैपिंग कैरेक्टर होता है, एक बायोम दूसरे बायोम को ओवरलैप करता है। ऐसे तो अब हटा दिया है, नहीं तो अगर भीतर घुस के पूछे क्वेश्चन यहाँ से तो आपसे ये भी पूछ सकता है टेम्परेट ग्रासलैंड किससे किससे ओवरलैप किया है। तो ग्रासलैंड किससे ओवरलैप करेगा? डेजर्ट से। आगे बढ़ रहा है तो ब्रॉडलीफ वाले से भी ओवरलैप कर गया। नीचे ये किससे किया? कॉनिफेरस से भी ये ओवरलैप कर गया। उसी तरह से पूछ सकता है कॉनिफेरस किससे ओवरलैप कर रहा है? तो ब्रॉडलीफ से, टेम्परेट से, और नीचे टुंड्रा या आर्टिक एल्पाइन टुंड्रा, ये सब जो है इससे। तो अब देखो इसमें करेगा क्या? मान लीजिए ABCD लिख देगा आपको, ई और एफ, और लेबलिंग आपसे करवा लेगा, बोलेगा बताइए ABCD क्या है, या एक दो को लेवल करके वो पहले से दे देगा, एक दो को लेवल किया हो रहेगा, बाकी लेबलिंग आपसे पूछेगा। तो पकड़ना आसान है। सबसे पहले क्या पकड़ाएगा आपका? आर्टिक, जहां टेम्परेचर निगेटिव में गया आर्टिक, एक हो तो ये डन, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं। इसको भी पकड़ना आसान है, डेजर्ट, बारिश कम टेम्परेचर ज्यादा, दो को पकड़ा गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पकड़ना आपको बहुत ही आसान है कि सबसे ज्यादा बारिश होगा वहां पे रेन फॉरेस्ट है, तो तीन को तो ऐसे ही पकड़ा गया। नहीं, अब बच जाता ये बीच वाला थी, तो कोनिफेरस को कोना से पकड़ना है, कॉर्नर बना के देगा फिगर जब भी देगा।
अब बच गया टेम्परेट और ब्रॉड लीफ। तो टेम्परेट ग्रासलैंड, तो याद रखिएगा कि डेजर्ट के बगल में ग्रास, छोटा प्लांट है ग्रास, और ग्लास के बाद आएगा ब्रॉड लीफ। तो ऐसे करके ध्यान रखिएगा। तो ये फिगर आपको याद रहेगा, अगर क्वेश्चन आया भी यहाँ से तो फिगर के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। क्लियर है? बायोम के बाद ढेर सारा बायोम मिलाते हैं तो आता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में आप लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सबको ही मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर। और आपको अच्छे से पता है लिथो, जहां बोले लिथोस्फीयर मतलब वो रॉक की सब की बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है। हाइड्रोस्फीयर का जहां बात करेंगे तो वाटर के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग जहां बात करेंगे तो वो किसके रिगार्डिंग बात करेगा? एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग। आपका ये वाला जो चैप्टर है इकोसिस्टम वाला, ये आपका क्लोज हो गया। तो इकोलॉजी में 2 चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। थर्ड चैप्टर है आपका बायो डाइवर्सिटी। आइए देखते हैं बायो डाइवर्सिटी। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड और लास्ट चैप्टर डेटाबेस चैप्टर है ज्यादातर, है ना? ये चैप्टर चाहो तो डायरेक्ट भी रीडिंग मार के कर सकते हैं। इस चैप्टर में ऐसा है, लेकिन करेंगे 2 क्लास आज और कल 1 क्लास और लेते हैं, देखते हैं, कल खत्म हो जाना चाहिए। आइए इसमें कुछ बात सुनते हैं, सुनने वाला बात ज्यादा है यहाँ। बायोडाइवर्सिटी, तो बायो मतलब बोल रहा है लिविंग, लिविंग के डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि लिविंग का डाइवर्सिटी। क्या डाइवर्सिटी? जैसे मान लीजिए इसी क्लासरूम की बात करें तो इस क्लासरूम का अलग डाइवर्सिटी है। जैसे यहाँ ह्यूमन स्पीसीज भी है, बताया था। तो जैसे इस क्लासरूम को ले लो, अगर ये मान लीजिए ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अगर डाइवर्सिटी की बात करें, पहले तो हेडिंग दे दूं मैं, बायो। तो बायो बोले तो लिविंग, और उसके डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो क्लासरूम में अगर देखा जाए तो मान लीजिए अभी 100 ह्यूमन है, नहीं ह्यूमन स्पीसीज है, हो सकता है एक आध हजार यहाँ चींटी मिल जाए, एंट का स्पीसीज मिल जाए, हो सकता है यहाँ 10 कॉकरोच का स्पीसीज हो सकता है यहाँ पे प्रोकैरियोट का भी 100 स्पीसीज या 100 टाइप्स का प्रोकैरियोटिक हो, बोले तो बैक्टीरिया मान लो, और भी हो सकता है कुछ कुछ चीज हो। तो ये यहाँ का क्या है? डाइवर्सिटी है। लेकिन अब इसी को इतना ही बड़ा एरिया जो क्लासरूम का एरिया है, आप चले जाइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सेम एरिया, एरिया ऑलमोस्ट सेम, एरिया ऑलमोस्ट सेम। ये तो मैं बात किया क्लासरूम का, ये हम लोग का क्लास का मान लीजिए बात की। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो यहाँ मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलता है। इतना ही बड़ा एरिया में हो सकता है ह्यूमन 10 ही मिले, लेकिन प्लांट स्पीसीज की बात करें तो यहाँ तो एक भी प्लांट नहीं है अंदर, क्लासरूम के अंदर एक भी प्लांट नहीं है, लेकिन यहाँ मालूम चलेगा एक आध हजार प्लांट मिल गया। प्लांट में भी अलग अलग तरह का मिल जाएगा, हो सकता है आम का प्लांट 1000 गो, हो सकता है अमरूद का 10 ठो प्लांट हो सकता है लीची का 2 प्लांट था इतना बड़ा एरिया में। नहीं, इसके अलावा चींटी सब की बात करें तो यहाँ लाखों के तादाद में चींटी हो, कॉकरोच की बात करें तो हजारों के तादाद में कॉकरोच हो, ये सब मिलेगा। तो ये क्या है? अलग अलग तरह का, अलग अलग एरिया में गए तो डाइवर्सिटी चेंज। इवन और भी तरह का स्पीसीज मिल जाएगा। सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। यही आप चले जाइए डेजर्ट, इतना ही बड़ा एरिया डेजर्ट का, तो डेजर्ट में अगर जाओगे तो मालूम चलेगा एक भी स्पीसीज नहीं है, और है भी तो इक्का दुक्का कहीं कहीं स्पीसीज दिख रहा है, बहुत कम मिलेगा। तो डाइवर्सिटी बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह का मौसम है, कैसा क्लाइमेट है, ढेर सारा बात पे वहाँ पे डाइवर्सिटी डिसाइड होगा। तो बायोडाइवर्सिटी की जो हम लोग बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों का जो है तो क्या है कि लैंड एरिया कितना है, किस टाइप का है, वाटर कैसा है। वाटर पे अगर बात करें जैसे हाइड्रोस्फीयर, सब वाटर में अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम जो वाटर का है हमारे हाइड्रोस्फीयर में 1.4 बिलियन किलोमीटर क्यूबिक किलोमीटर है।
कितना है 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर हमारे अर्थ पे वाटर है। टोटल वाटर 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर का वॉल्यूम है हमारा। उतना में से लगभग 97.5% जो वाटर है हमारा ओशियन में। तो कह सकते हैं मैक्सिमम वाटर जो हमारा है वो कहाँ पे मौजूद है, ओशियन में, समुद्र में। खारा पानी है जो हम लोगों के लिए, हमारे लिए कहिए कि बेकार है। दूसरे के लिए फिर वहाँ पे जैसे ओशियन सब की बात करें तो वहाँ डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन हमारे लिए कहिए कि यूजफुल नहीं है डायरेक्टली अगर देखा जाए तो। वो पानी को हम लोग पी नहीं सकते, खारा पानी। अब क्या है कि 97.5% ओशियन में चला गया, फिर मात्र 2.5% के आसपास जो कि मीठा पानी का एरिया है, 2.5% जो कि बहुत कम है। अब उस 2.5% में भी अगर मैं बात करूं तो 1.97% जो है आइस कैप है, ग्लेशियर है। 2.5 में 1.9% ग्लेशियर है, आइस बना हुआ है, आइस कैप है। तो फिर ग्राउंड वाटर कितना है, तो मात्र 0.5%। 0.5% जो अर्थ का है, अर्थ पे जितना वाटर है उसका मात्र 0.5% ही ग्राउंड वाटर। कहिए उसी ग्राउंड वाटर को लेके हम लोग खेती कर पा रहे हैं, वही ग्राउंड वाटर से हम लोग अपना भी भरण पोषण कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए अवेलेबल वाटर अगर देखा जाए तो पूरे अर्थ का 0.5% है, और उसमें भी 0.01% हमारा मॉइस्चर है। तो वाटर को डिवाइड किया गया, तो सारा क्या है, डेटाबेस बात है। तो क्या बताया, जितना भी अर्थ पे वाटर है उसका 97.5% की जो बात करें वो क्या है, खारा पानी है। नहीं, खारा पानी। उसमें से मैंने बताया कि 1.9%, सॉरी 2.5% जो मीठा पानी है, 2.5% में से 1.97% के आसपास आइस कैप है। हमारे लिए कितना अवेलेबल है, तो 0.5%, मात्र 0.5%। और जो एटमॉस्फेयर में है वो मात्र 0.01% के आसपास है, तो बहुत ही कम है। लैंड रिसोर्स की बात करें, लैंड, तो बायोडाइवर्सिटी में लैंड रिसोर्स अगर देखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी का जब बिगिनिंग था तो इंडिया की अगर बात करें तो लगभग 30% एरिया कवर्ड था फॉरेस्ट से। 30% हमारा इंडिया में कितना फॉरेस्ट था, तो 30%। कब, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में। एंड ऑफ 20th सेंचुरी पे देखिएगा तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व बहुत ही घट गया है, मात्र 19.4%, मतलब 20 से भी डाउन हो गया। मात्र एक सेंचुरी में हम लोग 30 से 20 पे आ गए, 20 से भी नीचे। इतना का डिफरेंस आ गया एक सेंचुरी में। इतना फॉरेस्ट हम लोग काट चुके हैं, खत्म कर दिए। और आपको पता है कि हम लोग जो फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उसमें भी क्या 90.4% में भी एक डेटा है। अगर डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो मात्र 12% बचा हुआ है। डेंस फॉरेस्ट इंडिया में केवल 12% है। पर कैपिटा फॉरेस्ट होना कितना चाहिए और है कितना, पर कैपिटा फॉरेस्ट अभी के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो पर कैपिटा जो फॉरेस्ट है होना चाहिए, पर कैपिटा मतलब पर हेड, पर कैपिटा कहने का मतलब होना चाहिए 0.64%, परसेंट नहीं, हेक्टेयर, जमीन की बात करें ना, हेक्टेयर की बात करें, है कितना, है बहुत ही कम। अभी जो इंडिया का अगर डेटा देखें तो 0.06 हेक्टेयर जमीन या फॉरेस्ट कहिए पर कैपिटा है। सोचिए कितना का डिफरेंस है। होना चाहिए इतना, है इतना, तो बहुत का डिफरेंस है। चार कम आगे मेरे को जीरो भी है खैर, तो इंडिया में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा जो रिकमेंडेड एरिया है जो फॉरेस्ट है, कितना होना चाहिए, 33%। है कितना,
तो 19 से भी नीचे, और डेंस फॉरेस्ट 12% के आसपास। अब क्या है कि फॉरेस्ट किस कारण से खत्म हुआ, फॉरेस्ट को किसने बचाया, या कैसे कैसे हम लोग किए, तो थोड़ा सा इसमें जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो स्कूल में आप लोग पढ़े होइएगा, शिफ्ट कल्टीवेशन, जूम कल्टीवेशन, ये सब पढ़े होइएगा आप लोग। शिफ्ट कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो ट्राइब पॉपुलेशन है, आदिवासी लोग आए, जिस एरिया में रहने लगते थे वहाँ का फॉरेस्ट काट देते थे, वहाँ पे क्या करते थे, वो खेती उती करने लग जाते थे, और खेती करके फिर वहाँ से निकल लेते थे। अगर फिर से प्लांटेशन करके निकले तो फिर दिक्कत नहीं है, अगर फिर से दोबारा मान लीजिए खेती करके निकल गए प्लांट लगाते हुए, तो फिर से फॉरेस्ट हो जाएगा, कुछ दिन में जो गैप आया था वो गैप फुलफिल हो जाएगा। लेकिन वो लोग डायरेक्ट अगर निकल गए तो मेजर काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में ये दिया जाता है, और शुरू में मोस्टली लोग ऐसे ही थे, हम लोग के पूर्वज के ये मोस्टली खाना बदोश टाइप के थे, कि जिस एरिया में गए वहाँ का रिसोर्सेस यूज किए, और जब रिसोर्स पूरा खत्म होने लगा तो वहाँ से शिफ्ट कर गए, दूसरे जगह चले गए, फिर दूसरे जगह का यूज कर रहे हैं, फिर तीसरे जगह, फिर चौथे जगह। नहीं, घुमंतु भोटिया टाइप के थे हम लोग, घूमते रहते थे। लेकिन वहाँ पे एक गलती क्या हो रहा था कि काट के हटा तो दिए, बड़ा बड़ा जंगल में आग लगा देते थे, तो सोचिए कितना ज़्यादा वेजिटेशन लॉस किया। नहीं, बहुत सारा नेचुरल एनिमल सब है जिसका घर को हम लोग लॉस कर दिए, उसका हैबिटेट लॉस कर दी। तो ये सब चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारा स्पीसीज थ्रेटेंड स्पीसीज बन गया, बहुत एक्सटिंक्ट कर गया, बहुत एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया, दिक्कत होने लगा। तो वहीं पे अगर दोबारा से प्लांटेशन करके निकला जाता तो फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है, तो ढेर सारा है। आप लोग जो डेली आजकल सुनते रहो तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का एक कंडीशन देख लीजिए, दिसंबर मिड आ गया और ठंडा कहिए कि अब सोच रहा है आऊं कि ना आऊं, ठंडा सोच रहा है कि आऊं कि ना आऊं, नहीं, वो तो सम्मान में हम लोग थोड़ा जैकेट वैकेट पहन रहे हैं कि भाई ठंडा के सम्मान में पहन लेते। नहीं तो अभी का जो है, अभी जितना ठंडा है, ये रियल में अक्टूबर के लास्ट, नवंबर के शुरू में रहना चाहिए था। दिसंबर तक तो अभी एकदम हड्डी गलाने वाला ठंडा होना चाहिए कि बैठने में भी ठंडा लगे। नहीं, इस टाइप का ठंडा है कहाँ। आज मॉर्निंग में थोड़ा सा लगा कि ठंडा, सोच रहा आऊँ कि ना आऊँ, नहीं, थोड़ा फॉग वॉग था। मुझे याद है, आपके एज के रहे होंगे हम, सुबह में 5 बजे हम जाते थे ट्यूशन पढ़ने घर पे, 5, 5:30। उस समय निकलते थे ना तो कुछ दिखता नहीं था, 10 मीटर का चीज नहीं दिखता था, और ठंडा उतने। और जब जाते थे पढ़ने तो बड़े पिताजी बड़ी गुस्साते थे, इतना सुबह सुबह कौन बुलाता है, आते हैं सो जाके, और उनका 5 बजे से क्लास रहता था। और जाते कैसे थे, पूरा स्वेटर जैकेट ये सब, मतलब कुछ भी बॉडी का एक पार्ट भी बाहर नहीं रहता था, ग्लव्स उलव्स पूरा मुराटा टाइप का बांधते थे ऊपर, आंख वाँख बस इतने दूर, और भी चश्मा पहन लिए तो भी कवर। मतलब ये हाल होता था कि अगर 2-3 किलोमीटर साइकिल चला लिए तो बाल भीग जाता था। अभी फॉग में आप चले जाओ बाइक पे, बाल लगेगा भीग गया। ठंडा बहुत पड़ता था, अभी क्या है कि बहुत का चेंजेस है, अब तो वैसा ठंडा पड़ता कहाँ है, और पड़ेगा भी तो 10 दिन हमको लगता है आ जाए तो वही बहुत है, उस टाइप का ठंडा, जब लगे कि आग जला दीजिए सर यहाँ पे, या हीटर उटर लगाइए। अभी है कहाँ, अभी तो ऐसे ही टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी टेम्परेचर हुआ कहाँ है उतना। तो कहने का मतलब ये तो ग्लोबल वार्मिंग का ही तो असर है, डिफॉरेस्टेशन का ही तो असर है। डिफॉरेस्टेशन किए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण क्या होगा, देखो, एक्चुअल में हमारा ये जो अर्थ है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड, इवन और भी गैसेस है, और भी टाइप का, अगर ये सब बढ़ा दीजिए तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो अर्थ से, सन से जो लाइट आएगा ना, तो लाइट रेडिएशन अंदर आ जाएगा, लेकिन इसको फिर बाहर निकलने नहीं देगा, फिर अंदर ही रख देगा। तो क्या हो गया, पूरा अर्थ का ही टेम्परेचर बढ़ा दिया।
ग्लोबल वार्मिंग का केस है। ग्लोबल वार्मिंग से और क्या हो रहा है, ग्लेशियर का आइस पिघलता जा रहा है, और ग्लेशियर के आइस पिघलने से प्रॉब्लम क्या होगा, आइस पिघला तो आपका क्या करेगा, नदी का, समुद्र का लेवल बढ़ा देगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ेगा तो नदी में बाढ़ आ जाएगा, नदी किनारे जितना भी है। और जरा सा गौर करके देखिए, जितना भी डेंस पॉपुलेशन बसा हुआ है वो समुद्र किनारे या नदी किनारे ही बसा हुआ है, कोई ना कोई वाटर बॉडी के किनारे ही बसा हुआ है। पटना का इतना डेंस पॉपुलेशन है क्योंकि बगल में गंगा नदी है, क्योंकि सिविलाइजेशन का जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ वो नदी किनारे ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, इमेजिन करो कि पानी इतना आ गया कि पटना में बाढ़, पूरा में इस सब में पानी आ जाए, तो सब लोग जाएगा कहाँ। नहीं, 2017 में ऐसा ही बारिश से बह गया था पटना। तो 2017 आप लोग तो पटना में नहीं थे, बहुत बुरा स्थिति था यहाँ का। हाँ, कुछ बच्चे जो लोकल हैं वो थे, लोकल यहाँ पे बड़ा बुरा स्थिति था, खासकर उधर राजेंद्र नगर डूब गया था। राजेंद्र नगर में लगभग 9-10 फीट पानी था, बोट चलता था रोड पे। पटना में जहाँ पे आप गाड़ी दौड़ा रहे हैं, बोट चलता था, सारा 4 व्हीलर जो है ना डूब चुका था। लोग ऐसे डूब के गर्दन भर पानी में डूब के तर तर के निकलता था, बड़ा बुरा स्थिति था। न लाइट था, न खाने का था, न पानी पीने का था। पानी पानी लगभग 10 दिन रहा, 10 दिन से ज्यादा ही होगा, लेकिन जो मेन पानी था 10 दिन, बड़ा बुरा स्थिति था। उसके बाद तो फिर और दिक्कत हुआ ना, फिर पानी घट गया था लेकिन दिक्कत था, है ना। हम गलती से बच गए थे उस टाइम में। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम जा रहे थे क्लास लेने बाजार समिति, तो जैसे गए तो स्टेडियम देखे पूरा डूबा हुआ, स्टेडियम के पास ज्यादा डूबा हुआ। तो वहां पे देखे ना हम कि सब लोग बाइक जो भी घुसा रहा है सबका बंद, तो सबका साइलेंसर जहाँ डूबेगा बाइक बंद, 4 व्हीलर वाला बंद सब। तो हम बैक आए, क्लास कैंसिल किया वहाँ का। फिर मन में आया कि एक बार देखे क्या स्थिति है पटना का। तो बाइक लेके ही पूरा हम उधर मछुआ टोली सब जो है वो सब एरिया में घूमने लगे बाइक लेके, पानी में। देख के हम डर गए, मेरा बुतरू तभी छोटा था, मुश्किल से 1.25 साल या 1.5 साल का रहा होगा, है ना। एकदम अफरा तफरी मच गया था पटना में। हम घर गए, बाइक अंदर किया, वाइफ को बोले कपड़ा समेटिए, कहती है नहीं कैसे समेटेंगे, अभी टाइम लगेगा। हम बोले जो लेना है लीजिए, और नहीं भी लीजिएगा तो निकल रहे हैं, विदिन 10 मिनट यहाँ छोड़ना है, अभी 10 मिनट के अंदर हम लोग को निकलना है यहाँ से। कहा कि बड़ा भयावह स्थिति हम देख लिए थे, है ना। हमको थोड़ा सा आशंका हो गया था कि यहाँ से निकल लेना जरूरी है। तुरंत में जैसे तैसे कपड़ा, नहीं होता मोटरी बांधना, बुतरू उतरू का लिए जो भी था गाड़ी में डाले। अब गाड़ी लेके आए तो मछुआ टोली के पास वो जो गोलंबर है, अब वहाँ डर लगा कि गड़िया डालेंगे कहीं बंद ना हो जाए, 4 व्हीलर। हाँ, तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे तो फिर ध्यान दिए, थोड़ा देर वहाँ वेट की, और सब गाड़ी को देखे कि कोई गाड़ी पास हो रहा है कि नहीं, है ना। तो उसमें 1-2 गो गाड़ी पास हुआ, बाइक पास हुआ, तो साइलेंसर का एक हाइट का आइडिया रहता है हम लोग को, उस हाइट पे आइडिया आया। लेकिन साइलेंसर डूबना था ये पक्का था मेरा, तो वही फिजिक्स विजिक्स पढ़े थे तो थोड़ा अप्लाई किए। फुल एक्सलेटर को दाब दिए, 1 नंबर में लगाए, और क्लच पे एकदम किसी तरह से टपाए गाड़ी। जब एनएच पे पहुंचे तो थोड़ा जान में जान आया, और जबकि आगे बढ़े घर गए तो कोई इशू नहीं है। न्यूज में उसके बाद देखते हैं शाम में तो 8 फीट 9 फीट पानी। नहीं, घर पे पहुंचते पहुंचते शाम तक तो एकदम पूरा पटने डूब गया, बारिश का पानी से। हाँ, उसमें भी क्या नाला का पानी बाहर आ गया, बारिश का पानी थोड़ी था, वो नाला का पानी था। नाला पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है नाला बाद में लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चा लोग यहीं पे बहुत फंस गया था, स्टूडेंट लोग मेरा।
लेकिन क्या है कि घर से हम कोशिश भी किए कि फिर जाते हैं तो बाबूजी रोक दिए हमको, कहाँ जाएगा। सोचे यहाँ रहते तो कुछ हेल्प हो जाता। जैसे मान लीजिए पानी का कुछ नहीं तो पानी का बोतल तो पहुँचा सकते थे, एगो नाव हम भी करते भाड़ा था, चाहे एगो बोट खरीदा जाता। बड़ा बुरा स्थिति था, लेकिन बड़ा अफसोस भी हुआ था उस टाइम की, बहुत बच्चा फंस गया था। खाने का नहीं था, अभी सुनने में न लग रहा है, न मोबाइल चार्ज था, न लाइट आ रहा था, न खाने का था, न पीने का था पानी। बहुत बुरा स्थिति था, भयावह स्थिति था, है ना। खैर, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या हुआ कि बहुत सारा स्पीसीज भी लॉस कर गया। ग्लोबल वार्मिंग जो हुआ ये तो हुआ ही, बहुत सारा स्पीसीज लॉस किया, वाटर साइकिल गड़बड़ा गया, वाटर साइकिल गड़बड़ा गया, और भी ढेर सारा चीज हुआ। अब क्या हुआ, जो बहुत सारा स्पीसीज गड़बड़ाया, खत्म हुआ, तो अब उसका नंबर कुछ तो एक्सटिंक्ट कर गया, कुछ है जिसका नंबर बचा हुआ था लेकिन कम था, तो उसको प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ा। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या किया, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना स्टार्ट किया। तो कैसे प्रोटेक्ट करें, तो नेशनल पार्क बनाया गया। बहुत जो नेशनल पार्क सब दिखता है वो कंजर्वेशन के लिए ही बनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया, बायोस्फीयर को रिजर्व किया गया, कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री सब पे ध्यान दिया गया कि फॉरेस्ट लगाओ। देखिएगा अभी बिहार में भी अच्छा काम हुआ जब से नीतीश जी आए, तो ये काम अच्छा की, फॉरेस्ट मतलब प्लांटेशन का, है ना, उससे पहले कोई नहीं किया था। इसमें तो हम उनका 100% योगदान मानते हैं कि वो आए तो गांव गांव कहिए कि रोड किनारे किनारे प्लांटेशन करवा दिया गया, है ना। ये उनका बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है ये चीज़। तो उसमें क्या किया गया, सोशल फॉरेस्ट्री किया गया। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है, सोशल फॉरेस्ट्री में होता है कि रोड के किनारे किनारे या रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो जमीन खाली यूं ही पड़ा हुआ है, बर्बाद जा रहा है, कम से कम उसमें प्लांटेशन करवा दिया जाए, है ना। तो सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। बहुत सारा सरकारी जमीन देखेगा यूं ही ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग कचरा फेंक रहा है, उसमें प्लांट लगा दो। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सोशल फॉरेस्ट्री में आता है। एग्रो फॉरेस्ट्री पे ध्यान दिया गया। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, मान लीजिए ये खेत है जहां हम लोग धान और गेहूं उगाते हैं, तो खेत में दूर दूर पे आप प्लांटेशन कर दो, दूर दूर इस सब जगह पे प्लांटेशन कर दो। इससे क्या होगा, फसल भी आपका उग जाएगा, प्लस क्या है कि प्लांट भी आपका लग गया। तो इस तरह का फॉरेस्ट्री पे ध्यान दिया गया, बढ़ावा लोग दिया इसमें, एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसी में एग्रो फॉरेस्ट्री में यहाँ पे टुनिया सिस्टम पे फॉरेस्ट लगाओ। टुनिया सिस्टम क्या है, तो लाइन से, एक लाइन से कतारबद्ध कर सकते हैं, कतारबद्ध लगाइए। इसमें क्या है, प्लांट जो जैसे मान लो आम का प्लांट लगा है, तो आम का प्लांट का जो नीचे का स्टेम है कितना मोटा होगा, बहुत पुराना होगा तब इतना मोटा, नहीं तो शुरू में तो इतना मोटा। तो इतना ही दूर ना आपका वो सॉइल खराब हो रहा है, या एक हाथ और मान लीजिए उसका रेडियस जो होगा, बाकी में तो आप आराम से खेती कर सकते हैं। टुनिया सिस्टम कहलाता है कि क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं बीच बीच में प्लांटेशन ग्रो किया जाए, क्या कि फॉरेस्ट तो अब लगा नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए कोई जमीन है, इसमें कहेगा कि अब इस पे लोग धान चावल उगा के खा रहा है, अब प्लांटेशन करके फॉरेस्ट लगाए, तो 100 साल बाद वो फॉरेस्ट के रूप में आएगा, तब तक फिर जिंदा कैसे रहेगा। तो इसलिए ये सब फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया गया कि ग्रोइंग क्रॉप वाला जो पॉपुलेशन है, क्रॉप जो है उसके बीच बीच में इस तरह का लगा दिया जाए। मैं भी जो प्लांटेशन करवाया हूँ इसी मोड पे प्लांटेशन है, इसी पे टुनिया सिस्टम पे भी प्लांटेशन है। मेरा क्या है, 300 आम का प्लांट लगा हुआ है एकदम कतारबद्ध, दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस में 30 फीट का रखा हूँ, 30 फीट। तो 30-30 फीट का डिस्टेंस है, आराम से ट्रैक्टर घुसता है, जोतवा लेता है ट्रैक्टर से, जोत देता है इसको। वही है कि कोई दारू उरू पी के आया तो एक आध को प्लांट तोड़ देगा, तो जब जाता है तो वहाँ पे ध्यान देते हैं, वो लोग को डांट के बोला रहता है एक भी प्लांट टूटना नहीं चाहिए। नहीं, आगे करने में, बैक करने में, गांव सब में क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, बस ट्रैक्टर चला रहा है, हाँ जोत रहा है, उसको उससे मतलब नहीं है। तो एक आध बार हुआ तो हम बड़ी गुस्सा है जो किया था, हम गए तो देखे प्लांट मेरा अच्छा खासा प्लांट को बर्बाद कर दिया, चढ़ा दिया था, जबकि 30 फीट का वहाँ डिस्टेंस आराम से घूमता है, ट्रैक्टर घूम जाएगा वहाँ। तो इस तरह से इसको ये किया जाए। इसमें बहुत सारा क्या किया गया, जो डिफॉरेस्टेशन ही सब होना स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारा स्पीसीज, कहिए कि बहुत सारा स्पीसीज सब खत्म होता चला गया। इसी में एक आपका एनसीईआरटी में दिया था, एक राजस्थान के राजा थे, तो उनका मन किया कि अपना राजधानी को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना है, जोधपुर के राजा थे,
राजस्थान में जोधपुर एक जगह है, ये 1731 की बात है। तो तभी राजतंत्र चलता था कि राजधानी ही पूरा शिफ्ट करें। तो वो क्या कि अपने मंत्री लोग को बुलाए और बोले नया जगह पे अच्छे से महल वहल बनाया जाए। तो पहले का जितना भी घर वर बनता था ना, सब लकड़ी से ही बनता था, लकड़ी का ही। पुराना घर आज भी कहीं अगर जाइएगा तो आपको लकड़ी का मिलेगा। तो लकड़ी चाहिए था उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो वो अपने मंत्री को बुला के बोले थे, तो वो लोग मंत्री लोग क्या किया, सैनिक लेके पूरा लेबर उबर लेके जंगल काटने पहुंच गया। तो जंगल काटने पहुंचा तो वहां पे एक कम्युनिटी थी, बिश्नोइट कम्युनिटी। उसी में एक लेडीज थी अमृता देवी। अमृता देवी क्या की, प्लांट को जाके पकड़ ली, लिपट लेती थी। जब प्लांट काटने आता था तो लिपट लेती थी और वो बोलती थी पहले मुझे काटो फिर प्लांट को काटो, है ना, नहीं तो मैं प्लांट काटने नहीं दूंगी, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लांट रख रहा है, अमृता देवी का मानना था। आपको बता दूं कि वहां पे तो राजतंत्र था। जब वो काटने ही नहीं दे रही थी तो अमृता देवी को प्लांट के साथ ही काट दिया गया था। पहले अमृता देवी को ही काटा गया, फिर प्लांटेशन। तो अमृता देवी के साथ साथ उसके 3 बेटी थी, उसको भी काट दिया गया था। इसीलिए अभी उसी के नाम पे अमृता देवी यूनिवर्सिटी इंडियन सरकार जो खोली है, उन्हीं के नाम पे अमृता देवी यूनिवर्सिटी जो है। बिश्नोइट कम्युनिटी की लेडीज थी, तो उनका यही मानना था कि प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देवता तुल्य, भगवान की तरह। मैं अपने भगवान को नहीं काटने दे सकती हूँ। तो वो क्या करती थी, लिपट लेती थी। इस तरीके से इस तरह का और भी केस आया था। इस तरह का एक और भी केस आया था, चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया था, हिमालय रीजन में गढ़वाल के द्वारा। तो चिपको वाला जो था 74 का है, 1974 का। तो बहुत बाद में चिपको आंदोलन, इसमें भी वही सेम चीज था कि हैंग कर लेते थे वो लोग, लटक लेते थे, काटने ही नहीं देंगे। तो 74 वाले में तो वो लोग काटने नहीं दिए, लेकिन अमृता देवी वाले में तो अमृता देवी को पहले काट दिया गया। क्या कि उस समय क्या था कि राजतंत्र वाला कहानी था, तो काटना है तो काटना है। राजा का आदेश ही सर्वोपरि होता था, राजा का मन किसी को भी मृत्यु दंड दे दे, है ना। राजतंत्र में तो बड़ा बुरा स्थिति था, किसी को कुछ भी जो बोल दे करना है, ना वाली तो बात ही नहीं थी, क्योंकि वो राजा है। और राजा को बोलता था लोग भगवान, भगवान तुल्य, भरण प्रजन, प्रजा का भरण पोषण करने वाला। अब ना हम लोग का अब राजतंत्र हट के अब लोकतंत्र में हम लोग आ गए हैं। लेकिन अभी भी अगर चाल है, मान लीजिए कोई आदेश पारित कर दे अभी, कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मानना पड़ेगा। लेकिन वही है कि उसके ऊपर भी कंट्रोल है। आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए, रोक, स्टे लग जाएगा फट से, है ना। बहुत सारा इस तरह का बात। खैर, तो इसमें क्या हुआ कि प्लांटेशन इतना ज्यादा हम लोग काट दिए कि डिफोरेस्टेशन तो हुआ ही, बहुत सारा स्पीसीज खत्म होने के कगार पे आ गया। और स्पीसीज जब खत्म होगा तो आपको अच्छे से पता है, स्पीसीज जो खत्म होगा तो आपको अच्छे से पता है कि फूड चेन, अगर फूड चेन है, एक भी स्पीसीज गया तो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ तो पूरा फॉरेस्ट ही काट रहे हैं, सोचिए पूरा गड़बड़ कर रहा था। तो यहीं पे थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट एक आया, थ्रेटेंड स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो थ्रेटेंड स्पीसीज में यहाँ पे जो है, एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, संस्था का नाम है शॉर्ट में IUCN। IUCN जो है ये संस्था, इसने क्या किया, इसका जो हेडक्वार्टर है मॉरिशस स्विट्जरलैंड में है। उसने एक रेड डाटा बुक बनाया, रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक, रेड कलर का बुक, रेड कलर खतरा का निशानी। तो कहिए कि रेड डेटा बुक का मतलब है कि उस बुक में उसी का नाम लिखा गया जो खतरे में। नहीं, इस बुक को मेंटेन करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक में किसको किसको रखा गया, तो इसमें 3 कैटेगरी बनाया गया था। एक कैटेगरी था भरनेबल का, एक था इंडेंजर्ड और एक था क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड उसको बोला गया जो गिना चुना बचा है, मतलब काउंटिंग किया जा सकता है, इतना कम स्पीसीज है, इतना कम नंबर में आया है कि उसको काउंट किया जा सकता है। जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड की जो बात करें, इसमें प्लांट था
बारबेरिस नीलगिरियंसिस, प्लांट का नाम है बारबेरिस नीलगिरियंसिस। ये पुराना एनसीईआरटी बता रहा हूँ, नया वाले में सब हटा दिया। बारबेरिस नीलगिरियंसिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट को रखा गया। एनिमल इसमें था, इसमें जो एनिमल को रखा गया था सस साल्विनियस एनिमल, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था। इंडेंजर्ड स्पीसीज में जो यहाँ पे रखा गया था बेंटिकिया निकोबारिका प्लांट है, और एल्यूरस फल्जेन एनिमल है जिसको इंडेंजर्ड बोला गया। इंडेंजर्ड वो है कि आने वाले टाइम में ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चला जाएगा, मतलब अभी है ठीक ठाक लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। और एक रखा गया वर्नेबल, वर्नेबल में बोला गया कि अभी तो नंबर ठीक ठाक है लेकिन इसको भी प्रोटेक्शन का जरूरत है। वर्नेबल में जो प्लांट को रखा गया था कुस्प्रेसियस कैस्मेरिना नाम का प्लांट था, और एनिमल में एंटीलोप सर्विकापारा, जिसको कि हम लोग नॉर्मल ब्लैक बग के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक बग, है ना। तो ये सब क्या है, कुछ नाम है जो कि कुछ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में था, कुछ इंडेंजर्ड में है, कुछ वर्नेबल में रखा गया। इस तरीके से इसको क्या किया गया, ये जो रेड डेटा बुक है उसको मेंटेन किया गया था, नहीं उसमें रेड डेटा बुक को मेंटेन किया गया। बायोस्फीयर फिर रिजर्व करवाया गया। अब क्या है कि इसको बचाना है, तो बचाने के लिए क्या किया, बायोस्फीयर रिजर्व। कैसे किया बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व की जो हम लोग बात करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व कि किस तरीके से किया गया, तो एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा सा एरिया है, लैंड एरिया, और इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया बायोस्फीयर एरिया को। अब एरिया को जो प्रोटेक्ट किया तो बायोस्फीयर में 3 जोन में बांटा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में इसको बांटा जाता है, इसमें 3 जोन बना दिया गया। सबसे सेंटर में था कोर जोन, कोर जोन के नाम से जाना जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। सेंटर के जस्ट बगल में ये वाला जो एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं बफर जोन, बफर जोन में बांटा गया नहीं। और जो फाइनल जो लास्ट वाला है मैनिपुलेटिंग जोन के नाम से जाना जाता है। मैनिपुलेटिंग जोन। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कोर जोन, कोर जोन में किसी तरह का सॉरी कोर जोन में किसी तरह का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है, किसी भी ह्यूमन को यहां जाना अलाउ नहीं है। कोर जोन कोई भी ह्यूमन यहां नहीं जा सकता है, जाइएगा तो उठा के जेल में डाल देगा, उसका एरिया बांध के रखा है ना। बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ, यहाँ पे आदमी है आप परमिशन लेके जा सकते हो, लिमिटेड। और ये जोन है जहाँ पे कहिए कि गांव वाँव सब आएगा, गांव आएगा, बस्ती आएगा, सब रोड वोड सब आ जाता है। इधर गांव है, गांव सब बसा हुआ है अपना, नहीं इवन हो सकता है इधर से रास्ता उस्ता भी कहीं का लिए निकाला गया हो, तो मैनिपुलेटिंग जोन। तो आपसे कोर जोन ही पूछा था अभी, जो 2 साल पहले का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कोर जोन। तो कोर जोन में क्या याद रखना है कि यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, कोर जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। नो ह्यूमन, नो एनी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा। बफर जोन में क्या बताया, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होता है। बफर जोन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। और मैनिपुलेटिंग जोन में जो ट्रांजिशन जोन, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन, मैनिपुलेटिंग या ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे कहिए कि आराम से ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ हो जाता है, नहीं ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ होता है। तो क्या किया गया, बायोस्फीयर को रिजर्व किया गया। आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड वाइड जो बायोस्फीयर की बात होती है तो 408 बायोस्फीयर, राइट। कितना पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें, वर्ल्ड में 408 बायोस्फीयर है।
रिजर्व है। तो फिर इंडिया में कितना है? इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मात्र 14 साइट है। इंडिया में केवल 14 साइट है बायोस्फीयर रिजर्व। जैसे आप लोग नाम सब सुने होइएगा, कुछ नाम जैसे मानस असम में है, नहीं, डिब्रू असम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी केरल में है, नहीं, ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में है। इसी तरह का ढेर सारा 14 बायोस्फीयर जो कि क्या किया गया है, इंडिया में रिजर्व किया गया है। तो पूरा लिस्ट अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, तो ये तो बायोस्फीयर। इसी तरह से और भी चीज बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, सेंचुरी बनाया गया, नेशनल पार्क सेंचुरी। जैसे इंडिया का जू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंडिया का करे सॉरी पटना का जो जू है, गए भी होइएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। तो प्रोटेक्ट किया गया, बायोस्फीयर को रिजर्व किया गया, नेशनल पार्क बनाया गया, ढेर सारा सेंचुरी बनाया गया। नहीं, अगर इंडिया की बात करें तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तो ये बताया 14 बायोस्फीयर रिजर्व कितना है इंडिया में, 14 है। 19 नेशनल पार्क है इंडिया की अगर बात करें तो ये 14 क्या है, बायोस्फीयर है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसमें जो है 90 जो है नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क इंडिया में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो 448, ये तीनों मिला के एक ही क्वेश्चन बनाया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तीनों क्या है इसी में। अब इसी में भी कुछ क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सब भी है, तो उसका अपना लिस्ट दिया हुआ है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग जानते होइएगा, राइनोसोरस के लिए किया गया है काजीरंगा असम में। सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल टाइगर के लिए किया गया है। हजारीबाग नेशनल पार्क जो पहले बिहार में था अब झारखंड में है, टाइगर रिजर्व किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, टाइगर को रिजर्व किया गया। एक्चुअल में टाइगर डेंजर्ड स्पीसीज में आ गया था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड गिना चुना था, लेकिन अब उसको बैक लाया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। आप एक भी टाइगर का शिकार करते हुए किसी को नहीं देखोगे। पहले के लोग क्या करते थे, शौकिया टाइगर को मारते थे कि बाघ मारे, टाइगर मारे। नहीं, सलमान खान टाइगर को नहीं मारा था, हिरन को मारा था, पहले तो ये ध्यान रखिए। उसी में उसको इतना लफड़ा लग गया, वो तो सलमान खान ही था कि बच गया। अगर उसके जगह हम आप रहते ना तो जिंदगी भर जेल में रहते। तो और क्या, हो तो पैसा वैसा दे के मैनेज करके बचा, कैसे नहीं, एकदम बच गया। कैसे ये कर लिया, नॉर्मल आदमी उसके जगह रहे ना। देखो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सारा नियम सारा कानून आप ही के लिए, पैसे वाले के लिए कोई नियम कोई कानून नहीं। अभी देख लो कुछ भी होता है रात भर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है। यहाँ नॉर्मल आप एगो केस करके छोड़िए तो लंबा खींचता है। मेरा एगो जमीन का केस चल रहा है, हमको लगता है 7-8 साल से केस चल रहा है। हम सोचिए 7-8 साल से हाई कोर्ट में है, सारा पेपर मेरा, सारा डिसीजन मेरे फेवर में है, फिर भी फाइनल डिसीजन दे ही नहीं रहा है। मेरे ही पास है सब कुछ, मेरे पास। अरे गांव वाला लोग जैसे नहीं होता था पहले, बट्टेदार को दे देते थे करने, तो हाँ अभी भी देता है। तो उसमें क्या हुआ कि दिया हुआ था तो कुछ दिन वो लोग किए, तो वो लोग कह रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, मैं उस पर चढ़ गया, तो उसमें स्टे लगा हुआ है उस पर। वहाँ लंबा चौड़ा जमीन है और बहुत ही कॉस्टली जमीन है वो मेरा। मुस्लिम लोग हैं कुछ, तो वो तो मिलना तो है ही, ऐसे मिले कि वैसे मिले, तो मिलना ही है।
ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उस पर हम लोग कानून के का सहारा लेके चले तो लंबा खींच रहा है हाईकोर्ट में। खैर, तो ढेर सारा इस तरह का नेशनल पार्क की सब यहाँ पे क्या है मौजूद है। दो टर्म इसमें यूज होता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक इन सीटू। दो टर्म यूज होता है, इन सीटू और इन सीटू, बस सुन लेना है। इक्स मतलब होता है बाहर, एक्स सीटू बाहर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसके घर में प्रिजर्व आप नहीं किए, वहां से निकाल के कहीं और प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसे पटना का जू, व्हाइट टाइगर भी यहाँ पे प्रिजर्व है, कहीं राइनोसोरस का मेन यहाँ पे किया गया है। पटना का जू में मेन राइनोसोरस का प्रिजर्वेशन है ना। तो ये जो है क्या है, इक्स सीटू कहलाएगा, मतलब नेचुरल कंडीशन से निकाल के अगर कहीं प्रोटेक्ट किए, जैसे जू, बॉटनिकल गार्डन, ये सब किस में आता है, इक्स सीटू में आएगा। इक्स सीटू के अंदर ही जीन बैंक की सब भी आता है। इक्स सीटू के अंदर आएगा आपको जीन बैंक, जर्म प्लांट बैंक, सीड बैंक, ये सब इक्स सीटू कहलाएगा। और जहां बोले इक्स, ई एक्स, एक्स एक्स लगा दिया, दैट मीन्स कि नेचुरल कंडीशन से निकाल के उसको कहीं और प्रिजर्व किया गया। और अगर बोल दे इन सीटू, इन सीटू मतलब जो उसका नेचुरल घर था, मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल घर था बाग वाग का, तो इसी को घेर दिया कि इधर कोई एरिया में इसमें घुसना नहीं है, कोई भी ह्यूमन को नहीं जाना है, मतलब उसके नेचुरल एरिया में ही प्रोटेक्ट कर देना, वो क्या कहलाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। नहीं तो नेचुरल हैबिटेट, नेशनल पार्क सब जो होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन। नेशनल पार्क ये सब जो बनाया गया तो वो एरिया को ही कवर किया गया, तो जहां पे था वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया इस तरीके से। एक टर्म आता है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो है केरल में, कहाँ पे है, केरल में, ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट है केरल में, और वहाँ पे नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है एक्चुअली वो। तो उसके बारे में बोला जाता है कि रात के समय झिंगुर तक का आवाज नहीं आता है। नॉर्मली देखिएगा गांव वाँव से अगर आपका रिलेशन है तो जैसे हल्का अंधेरा होगा, एक अजीब सा साउंड आपको सुनाई देता होगा कान में, और कंटिन्यूअस रात भर रहेगा, और फिर सुबह होते होते बंद। झिंगुर का आवाज है, सिकाडाज, सिकाडाज का आवाज है। तो बोला जाता है साइलेंट वैली में झिंगुर तक का आवाज नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। अब है ही नहीं वहां पे, इसीलिए तो नाम दिया गया पिन ड्रॉप साइलेंट। अब बायोडाइवर्सिटी में और भी ढेर सारा बात है, जैसे एक आइडिया दूं आपको, तो एक डेटा है यहाँ पे कि 2000 स्पीसीज एंट का है, सॉरी 20,000 एंट। क्या गो एंट जानते हो, हम लोग जानते हैं लाल चुट्टी, काला चुट्टी, चीटी, आएगो मोटका वाला, आएगो पंख वाला। तो कहने का मतलब कितना बोल रहा है, 20,000 स्पीसीज एंट का होता है, 20,000। 3 लाख स्पीसीज बेटल्स का है, 28,000 स्पीसीज फिश का है, हम लोग रहू कतला से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। 20,000 स्पीसीज ऑर्किड का है, लेकिन उतना स्पीसीज में बहुत सारा स्पीसीज है जो अब इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वेल्नरेबल स्थिति में चला गया। क्यों, क्योंकि डिफोरेस्टेशन ही सब कर दिए हम लोग, जंगल काटते गए। मैंने शुरू में ही बताया है कि इंडिया में 30% होना चाहिए, 19% है, उसमें भी डेंस फॉरेस्ट मार्ट 12% बचा हुआ है, जो कि बहुत ही कम है। अब क्या है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का दिया है जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा। तो जीन लेवल पे डाइवर्सिटी की बात करेगा। इंडिया के बारे में डेटा दिया हुआ है 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टैंड ऑफ राइस, चावल का कितना, 50,000, और लगभग 1,000 वेराइटी मैंगो का अवेलेबल है इंडिया में। आपको बता दूं बिहार में मात्र 16 वेराइटी मैंगो का अवेलेबल है, 16, हमारा बिहार में मात्र 16 वेराइटी, लेकिन इंडिया में हजारों वेराइटी है किसका, मैंगो का। स्पीसीज डाइवर्सिटी में स्पेशल बात किया गया वेस्टर्न घाट, ये सब जो है वेस्टर्न घाट, वहां पे क्या है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी में वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज का डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दो जगह है जहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, हॉट स्पॉट माना जाता है। ये दोनों को क्या बोला जाता है, इंडिया का हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट के अंतर्गत आएगा। तो हॉट स्पॉट में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों है। इसी तरह से
ढेर सारा चीज बनाया गया, जैसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको और कहाँ कहाँ मिल जाएगा इंडिया में, तो इंडिया में डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा, मैनग्रोव्स मिल जाएगा, कोरल रीफ मिल जाएगा, विटलैंड मिल जाएगा, नहीं और भी ढेर सारा इस तरह का मिल जाएगा जहां पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्लियर है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बताया है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस का मेन रीजन क्या दिया गया है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ये सब क्या दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का मेन रीजन दिया गया। IUCN का रेड लिस्ट जो है, जो 2004 में बनाया गया था, उसमें बताया गया एक्सटिंक्ट कर गया है 784 स्पीसीज, जिसमें लगभग 338 स्पीसीज वर्टिब्रेट का, 359 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट का, 87 स्पीसीज प्लांट का, नहीं, और लास्ट 500 ईयर्स में ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया, खत्म हो गया। सब कुछ एग्जाम्पल है रिसेंट एक्सटेंशन का, कुछ एग्जाम्पल सब है जो कि हाल फिलहाल में जो खत्म हुआ है। जैसे एग्जाम्पल को अगर आपको देखना है तो उसको फिगर पे दिखाना पड़ेगा मुझे। डोडो अभी लास्ट कुछ ही सालों में जो खत्म हुआ है, फिगर देखिए, डोडो को दिखाता हूं कैसा दिखता है डोडो। मिठाई का नाम नहीं है, डोडो मिठाई खाएगी, ये है डोडो, देख लो कैसा मिठाई है। तो डोडो जो है एक्सटेंड कर गया डोडो। इसी तरह का क्वागा, क्वागा ये भी लास्ट कुछ ही दिनों में पहले एक्सटेंड किया है क्वागा। इसी तरह का ये जो देखो डॉग के तरह जो दिखता है, नहीं, थैलेसीन ये भी एक्सटेंड कर चुका है, ये लास्ट अभी कुछ ही समय पहले एक्सटेंड किया है। ये जो है सी काउ, हल्ला नहीं, रसिया का सी काउ के नाम से जाना जाता है, फिश है, ये एक्सटेंड कर गया। अभी 3 सब स्पीसीज सब जो है, टाइगर का बाली, जावन, कैस्पेरियन, तो देखने में ऐसे सब एक के जैसा लगेगा। यह है बाली, नहीं, दूसरा देखो, ये है जावन और ये है कैस्पेरियन, तीनों एक ही तरह का दिखता है। तो ये सब क्या है, अभी लास्ट कहिए कि हाल फिलहाल में अगर बात किया जाए तो खत्म हो गया। लास्ट 20 ईयर में ऐसा माना जाता है 27 स्पीसीज डिसअपेयर हो गया, नहीं, 27 स्पीसीज डिसअपेयर इन 27 स्पीसीज, तो बड़ी तेजी में कई एक्सटेंड होकर रहा है। मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड जो है फेसिंग थ्रेटेड ऑफ एक्सटेंशन, कि खत्म हो रहा है, कहानी खत्म हो जाएगा। प्रेजेंटली अगर बात किया जाए 12% ऑल बर्ड स्पीसीज एंड 23% मैमल्स और 32% एम्फीबियन, एक्चुअल में ये एनसीईआरटी में फिगर बना के दिया हुआ है। स्पीसीज क्या है, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज का जो वर्ल्ड वाइड क्या फेस कर रहा है, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। काउच के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। काउच एक क्लास और आपका लगेगा, ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, एक क्लास और लूंगा, चैप्टर क्लोज, मतलब कल ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।